बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने बायो 101 का लेक्चर नंबर 15 करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हम लोग टॉपिक नंबर 38 टू 40 तक हम इसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो टॉपिक नंबर 38 है ना, ये टॉपिक नंबर 37 को ही इन्होंने रिपीट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जस्ट इन्होंने यहाँ पे एक ये बता दिया है कि आप लोग इन सारी ये जो स्टडीज़ होती है ना, मेटाबोलॉमिक्स हो गई और जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स वगैरह, ठीक है। तो इसका उन्होंने कहा है कि इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंसान को मॉनिटर करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ की। अगर आप लोग किसी भी सेल की इंफॉर्मेशन को और सेल की मॉडलिंग को समझना चाहते हैं, तो आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की स्टडी को ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने इतनी सी बात जस्ट कही थी। आगे हम लोग आज टॉपिक नंबर 39 और टॉपिक नंबर 40 जो है ना, हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें ये है कि आप लोगों ने अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को आप लोगों ने लाजमी याद से सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 39 की तरफ, जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स की। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये समझना है कि जीनोम क्या होती है। जीनोम होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं ना, उनकी सीक्वेंसेस की स्टडी, उनकी जो सीक्वेंस होती है ना, उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों को ये बात प्रोवाइड करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे जीन्स जो हैं उनकी सीक्वेंसेस क्या हैं। सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन होती है ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, वो ये है कि पूरे यानी कि फुल जीनोम की एनालिसिस। ठीक है। यानी कि जिस जीनोम की जिन जीन्स की सीक्वेंस हो चुकी होती है ना, उनकी सीक्वेंस को उनको स्टडी करना, उसको एनालिसिस करना, ये एप्लीकेशन होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं जीनोमिक्स। तो ये होता है ना। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो जीनोमिक्स होती है ना, वो क्या होती है कि हर इंसान के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। ठीक है। तो जीनोमिक्स वो होती है जिसमें आप लोग स्टडी करते हैं इंसान के सारे जीन्स को, और वो जो सारे जीन्स हैं आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं और इंसान के बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये जीनोमिक्स में आती हैं। ठीक है। उसके बाद जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स वो फील्ड होती है जिसमें आप लोग कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को आप लोग अप्लाई करके जीनोम के अंदर जो सीक्वेंसेस होती है ना, उन सीक्वेंसेस को आप लोग स्टडी करके बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को आप लोग निकालते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर बायोलॉजिकली जो है ना वो क्या क्या पाया जाता है, उसकी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सारी उसको स्टडी करना, उस जीनोम के सीक्वेंस से आप लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये होती है जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स। जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स में मुख्तलिफ मेथड्स आप लोग यूज़ करते हैं डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए और फिर ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्रोटीन की सीक्वेंस और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि जीनोम एनालिसिस में आप लोग करते क्या क्या है। पहले आप लोग ये देखते हैं कि सीक्वेंसिंग कैसे होती है। फिर आप लोग ये देखते हैं कि चीज़ें आपस में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ जो पार्ट्स छोटे छोटे वो आपस में असेंबल कैसे होते हैं। फिर आप लोग ये देखते हैं रिपीट आइडेंटिफिकेशन एंड मास्किंग आउट, यानी कि रिपीट कैसे होते हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स। फिर जीन को आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं। फिर आप लोग देखते हैं डीएनए की सीक्वेंसिंग क्या होती है, ईएसटी। उसके बाद जीनोम आपस में जो जीनोम होते हैं उनकी सीक्वेंसेस क्या होती है, एक्सप्रेस कैसे करती है जीन आपस को, और इसके अंदर कौन कौन से जो है ना मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जीन को रेगुलेट कर रही होती हैं, मेंटेन रख रही होती हैं। उसके बाद कौन से फंक्शनल जीनोमिक्स, यानी कि कौन कौन से जीन्स कौन कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, जीन की लोकेशन क्या है, जीन कहाँ पे है, जीन मैप आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हर जो जीन होता है ना उसकी मुख्तलिफ शक्ल, उसका अलग मैप होता है। ठीक है। वो उसके बाद कंपैरेटिव जीनोमिक्स, यानी कि इसमें आप लोग जो है ना वो कंपेयर करते हैं जीन्स को आपस में आप लोग कंपेयर करते हैं। फिर आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो रिलेटेड जीन्स हैं जो कि फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन के तहत मुख्तलिफ जीन्स जो आपस में उनका रिलेशन होता है, उनके क्लस्टर्स कैसे हैं आप लोग वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। एवोल्यूशनरी मॉडलिंग आप लोग ये भी फिर इसमें देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई है। सेल्फ कंपैरिजन ऑफ प्रोटियोम, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोटीन्स हैं वो उनका आपस में आप लोग फिर कंपैरिजन करना, ये आप लोग जीन एनालिसिस में आप लोग ये सारा कुछ पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें से ये एक तो इस तरह का ये एमसीक्यूज आ जाता है कि आप लोगों को कह देते हैं कि जीनोम एनालिसिस इंक्लूड एक्सेप्ट,
तो 3 ऑप्शन इसमें से उठा के दे देंगे, तो एक कहीं और से उठा के दे देंगे, तो आपको जाहिर सी बात है आपने वो उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो इसमें नहीं होगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, बाकी ये जो है ना आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीनोमिक्स क्या होती है, जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग इसकी कंक्लूजन की बात करें तो सीक्वेंसिंग और जो एनालिसिस होता है ना पूरे के पूरे जीनोम का, जब आप लोग उसकी सीक्वेंसेस को देख लेते हैं, पूरे पूरे जीन्स का, सारे के सारे जीन्स का अगर आप लोग जब एनालिसिस कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग फ्यूचर में मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरीज कर सकते हैं। डिफरेंट मॉडल आप लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं आपका अपना जीनोम एक्सप्लोर करने के लिए, कि किसी दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको मॉडल की तरह जब आप लोग लेते हैं, उसको आप लोग स्टडी करते हैं, आप लोगों को पता होता है कि हमारा जीनोम फिर कैसे होगा। और यही चीज़ हमारे लिए मैटर करती है कि हमने अपने जीनोम के बारे में ही आप लोगों ने स्टडी करनी होती है। अच्छा, जीनोम जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक जीनोम, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उसके अंदर किस तरह के जीन्स होते हैं, उनके अंदर जीन सीक्वेंसेस कैसे होती है। और एक होती है यूकैरियोटिक जीनोम, यानी कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसे जो है वो सीक्वेंस वगैरह होती है सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीनोम क्या होता है। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, सब कुछ सेल के अंदर स्कैटर हुआ होता है। ठीक है, वो होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम। सबसे पहला जो प्रोकैरियोटिक जीनोम सीक्वेंस था वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और वहां से उसकी जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो आइडेंटिफाई की गई थी। फिर उसके बाद वहां से उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद आगे जो है ना वो एक रास्ते एक हमवार हुए थे दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सीक्वेंसेस को जानने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कंक्लूजन देखें ना तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना उनके बिल्कुल सिंपल जीनोम्स होते हैं, वो यानी कि उनके अंदर जीन बहुत ही सिंपल होती है, इजी मॉडल होते हैं बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए। सीक्वेंसिंग जो होती है ना इसमें जो की जाती है वो इकोनॉमिकली एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स को चूज किया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको चूज करके उनकी सीक्वेंसिंग को फिर जो है ना वो स्टडी किया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक जीनोम का जो है ना वो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देती हूँ। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ना, ये जीनोम होता है वो ऐसे होता है कुछ। ठीक है, ये प्रोकैरियोट की पूरा एक सेल स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो है ना ये साइटोप्लाज्म होता है, ये जो आप लोगों को थोड़ा ये बड़ा प्यारा सा कलर है, वैसे ये नियॉन ब्लू लाइट सा जो कलर है ना, ये स्काई ब्लू तो नहीं है, खैर अच्छा इस तरह का ये होता है, इसका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को यहाँ पे ये लंबी सी धागे की तरह ये मुख्तलिफ चीजें जो आपस में स्कैटर हुई हुई ना, मुख्तलिफ रोल हुई हुई हैं, ये होता है इनका न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस इनका नहीं होता, बस ऐसे ही जो है ना ये पूरे का पूरा सारा स्ट्रक्चर ना ऐसे बस स्कैटर हुआ होता है, फैला हुआ होता है सारे सेल के अंदर, ये न्यूक्लियोइड होता है। छोटे छोटे जो आप लोगों को डॉट्स नजर आ रहे हैं ये होते हैं राइबोसोम्स, जो कि पूरे इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये भी स्कैटर हुए भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल होता है ना, इसकी जो सबसे बाहर वाली ये जो लेयर होती है ना, ये येलो वाली, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और ये जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना, ये वाली जो है ये वाली जो लेयर होती है ये होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो दरमियान में यानी कि कैप्सूल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो ग्रीन कलर की जो लेयर है ना, ये होती है सेल वॉल। ठीक है, और ये जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये बाल की तरह के, ये होते हैं पिलाई। ठीक है, और ये जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर है तो ये होता है फ्लैजेला, जो कि इस सेल को मूवमेंट करने में हेल्प आउट करता है। और ये जो पिलाई होता है ना, ये दूसरे सेल के साथ अगर चिपकना हो ना सेल ने, तो ये इसी पिलाई के थ्रू ही जो है ना वो चिपकता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप लोगों ने इसके पार्ट्स को अच्छी तरीके से देख लेना है। ये डायग्राम आप लोगों के पेपर में आ सकती है और ये आप लोगों को कह सकते हैं कि आप जो है ना ये इसके पार्ट्स जो है ना आप लोग वो बता दें, या कोई स्पेसिफिक पार्ट को एक भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बस नेम्स जो है ना इसके अच्छी तरीके से याद कर लेने, इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सी ये डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे चलें तो यहाँ पे जीनोम साइज की बात की गई है कि सबसे पहली जो स्टडी हुई थी ना वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ऊपर हुई थी, ये बैक्टीरिया था। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको जो है ना ये है कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि एस्कर्शिया कोलाई एक होता है, ये भी बैक्टीरिया होता है, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह जो है ना वो यूज किया जाता है। किसी भी चीज को किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करनी हो ना तो एस्कर्शिया कोलाई को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्टडी के लिए। उसके बाद एक होता है मिथेनोकोकस जेनेस्की, ये हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है ना वहां पे ये वाला आर्की बैक्टीरिया ये नहीं होता, ये आर्की होता है, बैक्टीरिया की तरह का एक होता है, लेकिन ये बहुत पुराना है ये वाला बैक्टीरिया। ठीक है,
ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है और मीथेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये ह्यूमन पैथोजन है, यानी कि इंसानों के अंदर डिजीजेस को जो है ना वो क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये भी इंसानों का एक पैथोजन है जो कि इंसानों के अंदर जो है ना वो डिजीजेस को क्रिएट करता है। ये इंसान के जो ये हमेशा सेल के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, और मेटाबॉलिकली ये वीक होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें तो एक होता है बैसिलस सबटिलिस, ये भी मॉडल ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद एक्वेफिक्स ओलिकस, एक्वेफिक्स ओलिकस, ठीक है, ये बहुत पुराना एक स्पीशीज है, ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में भी ग्रो कर सकता है और जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद है साइनकोस, ये तो ये असल में थोड़ी ब्लर है, साइनाइकोसिस्टिस, हाँ आई थिंक सो ये लिखा हुआ है, हाँ साइनाइकोसिस्टिस, ये बैक्टीरिया होता है, ये भी पुराना ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और लाइट हार्वेस्टिंग में हैव ऑक्सीजनेटेड जो है ना एटमॉस्फेयर, यानी कि ये लाइट भी जो है ना वो थोड़ी मतलब इसकी जो है ना वो शाइनी सा एक होता है ये, और ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ये वहाँ पे ज़्यादातर ग्रो करता है, ठीक है। इसमें वैसे ये आ तो नहीं सकती ये, बट ये थोड़ा बहुत आप लोग इसका आइडिया रख लीजिएगा कि कौन सा जो है ना बैक्टीरिया, कौन सा उसका फंक्शन क्या होता है, हो सकता है आपके एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, वरना चांसेस इतने नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता। तो इजी सा है, आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ना ही है, इसमें इतना कोई मुश्किल तो है नहीं, ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। आगे हम लोग चलते हैं, ये तो हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स का हम लोगों ने जीनोम पढ़ा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक जीनोम। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जीनोम बड़ा होता है, उनका जो सारी जो जीन सीक्वेंस होते हैं वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर टेंडम रिपीट्स और इंट्रॉन्स इन देयर प्रोटीन कोडिंग जीन्स, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिक रीजन। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन रीजन का मतलब ये होता है, यूक्रोमेटिन हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो क्रोमेटिड्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं उसको हम लोग यूक्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो डिफरेंट भी पाए जाते हैं, कि हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स भी इसमें हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है ना इनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन की जो कोडिंग होती है ना उसके अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी थी। इंट्रॉन्स यानी कि जो जिन रीजन्स में कोडिंग प्रेजेंट होती है वो इंट्रॉन्स होते हैं, जिसपे कोडिंग नहीं प्रेजेंट होती, जो सिर्फ एरियाज टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, वो दूसरे एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका अगर हम लोग सीक्वेंस देखें ना, इनका जो सेल होता है ना ये होता है यूकैरियोटिक जीनोम, ठीक है। ये एनिमल सेल दिखाया हुआ है, इसमें आप देखें ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस सही इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक सही प्री डिफाइंड सही करके इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस जो होता है ना उसके अंदर डीएनए का सारा जो एक चीज होती है ना वो पाई जाती है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स, ये जो आप लोगों को थोड़े स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोगों को सिलेंडर की तरह चीजें नजर आ रही है ये होते हैं सेंट्रियोल्स। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रियोल्स होते हैं। उसके अलावा ये जो आप लोगों को ये कटोरी की तरह चीज नजर आ रही है ये होते हैं प्रोक्सिसोम, ठीक है। उसके बाद ये जो आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना जो बिल्कुल स्मूथ रहा है, ये होता है इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और ये जो अंदर है ना जिसके साथ ये चिपकी हुए हैं राइबोसोम्स डॉटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना ये वाला सारा ये होता है गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं ये होते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। बस यही सारी चीजें थी ना, ये कुछ रह तो नहीं गया। और ये जो बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसके पार्ट्स आप लोगों ने थोड़े अच्छे गौर से इसको आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। यूकैरियोटिक अगर हम लोग जीनोम की बात करें ना तो सबसे पहले तो सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है डीएनए, ये ऐसे हेलिक्स की तरह होता है, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ना ये तो अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखें ना अगर तो ये इस तरह का नजर आता है, थोड़ा दूर से देखें ना तो ये इस तरह धागे की तरह होता है। यही सारा डीएनए ये
इधर न्यूक्लियोटाइड्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। ये वाला ये जो सारा डी है ना, यही ये लिपटा हुआ है, ये धागे की तरह। ये इधर लिपटा, आगे गया अगले न्यूक्लियोटाइड पे ये लिपटा, फिर आगे गया, फिर अगले न्यूक्लियोटाइड पे लिपटा। इस तरह ये जो है ना वो लिपटता रहता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, न्यूक्लियोसोम हम लोग इसको कहते हैं। न्यूक्लियोसोम ये 1 2 3 4 5 6, ये अगर हम लोग इसको थोड़ा दूर से देखें ना तो ये ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है ना फिर ये इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे 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 मतलब ये थोड़ा होता है ना जिग-जैग स्ट्रक्चर, उस तरह का ये होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो सारा स्ट्रक्चर होता है ना ये इसके अंदर पाया जाएगा। ये जो छोटी सी आपको ये जगह नजर आ रही है ना, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ये इस छोटी सी जगह के अंदर पाया गया। ठीक है, फिर ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत सारा, ये अगर आप लोग इसको दूर से देखेंगे ना तो ये इसमें पाया जाता है। यानी कि सिर्फ ये वाली जो चीज अगर आप देखें ना तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली, ये पूरा ये वाला है। ठीक है, यहां से आप लोगों को डायग्राम समझ आ रही है ना। फिर अगली जो लास्ट जो चीज होती है ना वो ये चीज बनती है। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये आप लोगों को नजर आ रही है डबल इसका जो है ना, ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम में ये अगर थोड़ी सी जगह अगर आप लोग इसको गौर करेंगे ना, मतलब ये पूरा क्रोमोसोम है ना, इसके थोड़े से पार्ट के ऊपर अगर आप लोग गौर करेंगे ना, जूम करेंगे ना माइक्रोस्कोप में, आप लोगों को ये नजर आएगा। इसके आप छोटे से पार्ट के ऊपर जब जूम करेंगे ना तो आपको ये नजर आएगा। इसके छोटे से पार्ट के ऊपर जब आप लोग जूम करेंगे आपको ये वाला नजर आएगा। इसके छोटे से पार्ट के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर जब गौर करेंगे तो ये नजर आएगा। और इसके भी इतने छोटे से पार्ट के ऊपर जब लोग गौर करेंगे ना तो आप लोगों को ये नजर आएगा। ठीक है, यानी कि डीएनए होता है। डीएनए जो है ना वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है फिर क्या बनाते हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं। फिलामेंट सारे बहुत सारे मिलके क्रोमोसोम की एक्सटेंडेड फॉर्म बनाते हैं। फिर एक्सटेंडेड फॉर्म जो क्रोमोसोम्स की होती है वो आपस में कंडेंस हो जाती है और क्रोमोसोम का एक कंडेंस सेक्शन बनाती है। वो जो कंडेंस सेक्शन होता है वो फिर बहुत सारे सेक्शन आपस में मिलके एक माइटोटिक बड़ा क्रोमोसोम बनाते हैं। ये पूरा यूकैरियोटिक जीनोम होता है कि इस तरह से सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये आप लोग ये देखें कि अल्लाह ताला ने किस कदर ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये पाया गया है और ये इतनी ज़्यादा सफाई से ये बना हुआ, और कि आप लोगों को ये खाली ये एक क्रोमोसोम देखें ना, ये भी आप लोगों को कहाँ नजर आता है, एक सेल आपको नहीं नजर आता। एक सेल के अंदर जाके कहीं एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जाके कहीं एक क्रोमोसोम होता है। उस क्रोमोसोम को आप लोग जूम करें तो आपको ये नजर आएगा, उसको जूम करें तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज बनाई है, उसको भी जूम करें ये बनाए। मतलब इतना ज्यादा कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के यहाँ पे इंसान की अकल दंग रह जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग आगे चलें, ये यूकैरियोटिक जीनोम हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि पहले जो है ना वो किस तरीके से वो मुख्तलिफ चीजें रिपीट हो के एक बड़ी चीज बना दी है। यहाँ पे अगर हम लोग कंक्लूजन में देखें तो यूकैरियोट्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, हम लोग वो देख चुके हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, इनका जीनोम बड़ा होता है, सेल जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। टैंडम रिपीट्स यानी कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स रिपीट होकर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते रहते हैं। और प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं ना, जहाँ पे यानी कि वो जीन्स जिसके अंदर प्रोटीन कोडिंग हो रही होती है वहां पे इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। यानी कि दो तरह के उसमें रीजन्स होते हैं ना, जहाँ पे प्रोटीन कोडिंग होती है और एक होता है वो रीजन के जहाँ पे टेम्पलेट्स की तरह वो काम कर रहा होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 15। इंशाल्लाह हम लोग आगे लेक्चर नंबर 16 की करेंगे। ठीक है, आपने इसमें ये वाली जो मैंने आप लोगों को डायग्राम्स बताई है ना, ये वाली डायग्राम्स ये आप लोगों को करने की जरूरत इतनी नहीं है, ये मैंने जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए बताया है। ठीक है, ये वाली डायग्राम आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है और एक ये वाली जो डायग्राम थी ना ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम्स आप लोगों ने इनके पार्ट्स जो है ना ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। पूरी बायोलॉजी में ये दो डायग्राम्स है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट हुई तो मैं आप लोगों को साथ बता दूंगी इंशाल्लाह। अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बाकी मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।